हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम करने जाएंगे वही बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट सेकंड मैंने अपलोड कर दिया है, आप इसको देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मैं पार्ट 1 और पार्ट सेकंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और चैप्टर नंबर 1 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मेरे चैनल में हम लोग इंग्लिश की वीडियोस, माइक्रो की वीडियोस, मैक्रो की वीडियोस, तो अगर आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी वीडियोस चाहिए होंगे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में सोचूंगा और उसकी सीरीज बनाने के बारे में सोचूंगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा आज का कि बच्चे इस चीज को सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे क्या हो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और बना सकूं। ठीक है ना। अगला है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, जितने सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं और इन्फ्लुएंसेस दैट इंपैक्ट द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, जो हमारे बिजनेस को, सारे बिजनेस ऑपरेशन को देखा जाता है। ठीक है ना। वो जो बाहर के फैक्टर हो गए हमारे, वो बिजनेस ऑपरेशन को देखते हैं। द बिजनेस मस्ट एक्ट, द बिजनेस जो एक्ट करे और क्या करे, द बिजनेस मस्ट एक्ट और रिएक्ट टू कीप इट इन द फ्लो ऑफ ऑपरेशन। रिएक्ट और एक्ट करे उसके फ्लो ऑफ ऑपरेशन के साथ। जैसे माइक्रो और मैक्रो को ले लेते हैं। ठीक है। माइक्रो और मैक्रो दो एनवायरमेंट हमें पता ही है। अ स्ट्रेंथ इज एंड स्वॉट एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं कि माइक्रो मैक्रो में सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है हम लोग के बारे में। एक होता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट क्या होता है? A strength is an inherent capacity with an organization can use to gain strategic advantages over its competitor। कि मतलब स्ट्रेंथ, किसी कंपनी की स्ट्रेंथ अगर अच्छी हुई ना तो किसी कॉम्पिटिटर से आसानी से जीतेगा। स्ट्रेंथ इज द मेन थिंग इन एवरी बिजनेस फैक्टर। स्ट्रेंथ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। अगला वीकनेस। वीकनेस, हमें दूसरों की वीकनेस को पकड़ना है और हमें अपनी वीकनेस से ओवरकम करना है। यही एक लिमिटेशंस को हमें फॉलो करना है। अ वीकनेस इनहेरिट एंड लिमिटेशन एज अ कांस्टेंट व्हिच क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। बिल्कुल सही है। खुद की लिमिटेशन को ओवरकम करके दूसरों की लिमिटेशन को पकड़ना है, यही हर बिजनेस का रूल होता है। ठीक है। तीसरा, एन अपॉर्चुनिटी फेवरेबल कंडीशन व्हिच एनेबल्स इट टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन। हमें क्या करना है, एक अपॉर्चुनिटी जो होती है फेवरेबल कंडीशन में, वो एनेबल्स करती है और कंसोलिडेट करती है कि हम अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें, उसको थ्रेट्स ना समझे। अगला, अ थ्रेट इज एन अनफेवरेबल कंडीशन। एक थ्रेट एक अनफेवरेबल कंडीशन होती है जो कोई नहीं चाहता, या ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, या हमारी कंपनी का रिस्क लेकर आती है और डैमेज करती है। बट इन रिस्क को अगर लोग ज्यादा रिस्क को रिस्क की तरह ना लेके एक चैलेंज की तरह लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस रिस्क से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं आसानी से। ठीक है ना। तो यही हमारा स्वॉट एनालिसिस है। तो स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है यह बता रहा हूं। स्वॉट एनालिसिस यूजिंग स्ट्रेंथ एज मिनिमाइज इंपैक्ट ऑफ वीकनेस, जो मैंने बताया, ओवरकम, कैपिटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी, एंड टी से न्यूट्रलाइजिंग थ्रेट्स को बिल्कुल इक्वालिटीज कर दिए। तो स्वॉट इज अ स्टडी अंडरटेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी स्टडी जो हर ऑर्गेनाइजेशन लेती है और यही देखती है कि हमें इंटरनल वीकनेस एंड स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए, एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करके थ्रेट्स को हटाना चाहिए, जिससे हम लोग क्या कर सके, एनालाइज कर सके अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड कंपेयर कर सके एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज के साथ। हम स्ट्रेट्स को एक इफेक्टिव वे में कर सकते हैं कि हमने टारगेट्स को अचीव कर सके, जिससे क्या होगा, एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी बना सके। देयरफॉर इज वन दैट कैपिटलाइजेस, कि अगर कोई इसको कैपिटलाइज भी करता है अपॉर्चुनिटीज को, अपनी स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज कर सके एंड थ्रेट्स को मिनिमाइज करके इंपैक्ट को इस तरीके से लाए कि अपने गोल को अचीव कर सके। समझ आ गया। ये जो प्रोसेस होता है स्ट्रेटेजी का, फॉर्मुलेट होता है स्टार्ट विद एंड क्रिटिकल डिपेंड ऑन द, ये क्रिटिकली स्टार्ट होता है एक अप्रेजल पे बेस पे। अगर हम अप्रेजल करेंगे तभी एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर को, तभी कोई गोल को अचीव कर पाएगा। वी विल लर्न मोर अबाउट स्वॉट एनालिसिस इन द सेकंड चैप्टर। हमें सेकंड चैप्टर के बारे में पता लगेगा जब हम स्वॉट एनालिसिस बारेंगे और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड इंटरमीडिएट लेवल, जब हम इंटरमीडिएट लेवल में पहुंचेंगे तो यही हमें पता लगेगा। तो हम मैक्रो, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज माइक्रो? माइक्रो क्या होता है? फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द डे टू डे फंक्शन ऑफ द फर्म, जो डे टू डे इफेक्ट फंक्शन को करता है, जो रेगुलर बेसिस पे। तो मैं लिख लेता हूं रेगुलर बेसिस पे, जिसको एस और डब्ल्यू वहां लाता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मैक्रो क्या होता है? फैक्टर डिसाइड द ओवरऑल डायरेक्शन थिंकिंग ऑफ द फर्म। ओवरऑल डायरेक्शन देखते हैं थिंकिंग ऑफ द फर्म का। ओ और टी मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो एक अच्छी बात यहां पर है, एक अच्छी बात यहां पर है, एक बुरी बात यहां पर है, एक बुरी बात यहां पर है। ठीक है ना। तो मैक्रो ज्यादा बड़ा हो गया। तो द एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस कैन ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू माइक्रो एनवायरमेंट एंड मैक्रो एनवायरमेंट। तो कैटेगराइज करते हैं हमारे टू माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट के ऊपर। तो माइक्रो एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू स्मॉल एरिया, छोटा एरिया होता है, और इंटरमीडिएट पेरिफेरी होती है, छोटे से इंटरमीडिएट के बीच में होता है। ठीक है ना। कोई बीच में दलाल होता है या फिर कोई बीच में रिटेलर होलसेलर के बीच में एक चेन होती है। ठीक है ना। पेरिफेरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो एनवायरमेंट इंक्लूड्स एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली एंड डायरेक्टली, जो रेगुलरली बेसिस में होते हैं विद इन द माइक्रो और द
immediate environment in which a firm operates, we need to address the following issues. कि जो रेगुलर बेसिस में जो प्रॉब्लम आती है फर्म को, उनको देखना पड़ता है छोटे छोटे लेवल में. द एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ दे आर ऑर्गेनाइज, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिस में काम कर रहे हैं. द कस्टमर बेस ऑन विच द फर्म रिलाइज फॉर द बिजनेस, तो कस्टमर के जो बेस होते हैं वो फर्म किस तरीके से रिलीज करते हैं. ठीक है ना. द वे इन विच द फर्म कैन रेज इट फाइनेंस, कहां से फर्म फाइनेंस लेकर आता है, पैसे लेकर आता है. वो आर द फर्म सप्लायर एंड हाउ आर द लिंक बिटवीन द टू बीइंग डेवलप्ड, किस तरीके से दो फर्म का रिलेशनशिप बढ़ता है, किस तरीके से वो काम करते हैं. द लोकल कम्युनिटी विद इन विद द फर्म ऑपरेट, कौन कौन से लोकल कम्युनिटी होती है जहां पर फर्म ऑपरेट करती है. द डायरेक्ट कॉम्पिटिशन एंड दे परफॉर्म, किस तरीके से वो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कर रहे हैं और किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है ना. तो ये था हमारा किसके बारे में, ये हमारा था माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में, तो नॉर्मल नॉलेज थी. तो माइक्रो एनवायरनमेंट कौन कौन आते हैं. कस्टमर, वन वो पेज टू एक्वायर द प्रोडक्ट, जो पैसे देता है और प्रोडक्ट लेता है. ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ओनर, जो ओनर होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, एम्प्लॉइज को ध्यान देते हैं. अगला मार्केट, प्राइस सेंसिटिविटी को देखता है, मार्केट की मेच्योरिटी देखता है, कॉस्ट और स्ट्रक्चर को, तीनों को फोकस करता है. इंटरमीडिएट, वन वो एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द मार्केटर, वो बीच में देखता है कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर और मार्केटर के बीच में एक्ट होता है. जैसे मान लो ये कंज्यूमर हो गया, ये मैन्युफैक्चरर हो गया, ये बीच का जो हिस्सा हो गया, जो बीच का दलाली जो करते हैं वो होते हैं हमारे इंटरमीडिएटरीज. ठीक है ना. अगला होता है कॉम्पिटिटर्स, जो क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं सेम रिसोर्सेज एज वेल एज मार्केट के साथ. जैसे मान लो मैं भी केले वाला और एक बंदा भी केले वाला. ठीक है ना. दोनों केले बेचे, 15 रुपए किलो, मैंने 10 रुपए किलो, मैंने 5 रुपए किलो, उसने 4 रुपए किलो. मैंने कहा चल तू ले ले भाई, कोई नहीं, तू जीत जा. पर मैंने फिर साथ में बताया कि मेरे से लो 20 रुपए किलो, जो मैं देता हूँ क्वालिटी वो यही नहीं दे सकता. मैंने ये बोला. ठीक है ना. तो मैं ये बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना. तो मैंने इस तरीके से बोला कि मैं इससे अच्छे के लिए दे रहा हूं, महंगे दे रहा हूं, सस्ते में लेना है तो वहां जाओ, अच्छा खाना है तो मेरे पास आओ. मैंने कोटेशन बना दी. ठीक है ना. सस्ते का माल रस्ते में, अच्छा माल हमारी रेडी पे. तो मैंने इस तरीके से बताया, तो मैं कॉम्पिटिटर बन गया उसका. ठीक है ना. सप्लायर विद देयर बार्गेनिंग पावर अफेक्ट द शो कॉस्ट स्ट्रक्चर. जब सप्लायर कौन होता है, बार्गेनिंग पावर पे होता है, उनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर पे इफेक्ट करता है. अगर बार्गेनिंग कर पाए तो कॉस्ट सस्ती होगी, बार्गेनिंग नहीं कर पाए तो कॉस्ट महंगी होगी. ये था हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में. अब जो मैं बताऊंगा अगला वो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में. तो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है. मैक्रो एनवायरनमेंट हैज ब्रॉडर डायमेंशन. उसकी क्या होती है, मैक्रो एनवायरनमेंट की डायमेंशंस बहुत ब्रॉडर होती है. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल कल्चर. ये इन पे फोकस करता है. बात सही है, ब्रॉडर होगी. द क्लासिफिकेशन ऑफ द रेलिवेंट एनवायरनमेंट, जो क्लासिफिकेशन होती है हमारे रेलिवेंट एनवायरनमेंट की, इनटू कंपोनेंट और सेक्टर विच हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू कोप अप विद इट्स कॉम्प्रिहेंड द डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस ऑपरेटिंग एंड रिलेटिंग द एनवायरमेंटल चेंजेस, जो भी सारी चेंजेस होती है उसकी. ठीक है. टू इट्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, उसकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के साथ. कोई डाउट है आपको. ठीक है. अगला है मैक्रो एनवायरनमेंट के जो हमारे फीचर्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है ना. अगला डेमोग्राफिक. ठीक है ना. पहला डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन साइज देखा जाएगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है. ठीक है ना. पॉलिटिकल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कौन सी होती है, लीगल लॉज कौन से होते हैं उसके बारे में. इकोनॉमिक, इंटरेस्ट रेट कितना होता है और जीडीपी के बारे में जहां देखा जाता है, और डिस्पोजेबल इनकम. सोशल की ट्रेडिशन, बिलीफ और कल्चर को कितना फॉलो कर रहे हैं. टेक्नोलॉजिकल, मतलब अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग हो रही है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, किस तरीके से अपग्रेडेशन कर रहे हैं. गवर्नमेंट, चेंज इन पॉलिसीज एंड अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट, अप्रोच करते हैं डेवलपमेंट के टुवर्ड्स. ठीक है. लीगल, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉस, लाइक जीएसटी, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, जो नए लॉज आते हैं उसके बारे में. ग्लोबल, चेंज इन द वर्ल्ड लेवल, पॉलिटिकल क्लाइमेट एज वेल एज एनवायरमेंटल इश्यूज. जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं कोविड-19 की वजह से हर बंदे ग्लोबली परेशान हो रहे हैं, तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल हो सकता है. ठीक है ना. अगर हम बात करें एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट, तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं मेरा माइक्रो एनवायरनमेंट. सबसे पहला होता है कंज्यूमर. अकॉर्डिंग टू द पीटर ड्रकर, द एम ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कंज्यूमर. सही बात है कि कस्टमर बनाए और कस्टमर को मेंटेन करे. मैं चाहूंगा जो भी मेरा व्यूअर है तो वो एक बार जब मेरी वीडियो को देखेगा वो कभी अनसब्सक्राइब नहीं करेगा. वो उसको क्या करेगा, देखेगा और बोलेगा यस ये ही इज द बेस्ट टीचर एंड वो ढंग से पढ़ा रहा है, तो हम इससे सब्सक्राइब करें और आगे 10 लोगों को बताए. जो ऐसा नहीं करता है तो वो फिर गलत बात है ना, कि यार ऑब्वियसली बता, हम भी तो सब्सक्राइबर चाहेंगे. तो कंज्यूमर आर द पीपल हु पेज मनी. कंज्यूमर वो होते हैं जो पैसे देते हैं टू एक्वायर एन ऑर्गेनाइजेशन अ प्रोडक्ट. सही बात है कि प्रोडक्ट लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से. द प्रोडक्ट में बी बोथ इन द फॉर्म ऑफ गुड एंड सर्विसेज. कुछ भी फॉर्म में हो सकता है. तो ऑर्गेनाइजेशन अगर कस्टमर के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती. अल्टीमेटली भगवान तो कस्टमर ही हुआ. तो मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करने में ये पता चलता है कि चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड देयर बाइंग हैबिट्स, वही कंज्यूमर को अफेक्ट करता है. तो कस्टमर क्या हो गया, हमारा राजा हो गया. ये क्या हो गया, मुकुट बना देता हूँ, राजा का मुकुट.
ये गंदा सा मैंने मुकुट बना दिया, इसी को मुकुट मान लो। ये मैं कस्टमर हूँ, ये मैं बहुत खास हूँ। ये बोल रहा है मैं कंज्यूमर हूँ, मैं राजा हूँ। तो कंज्यूमर ही राजा होता है, समझ आ गया। अच्छा, अगला जो हमारा कॉम्पिटिटर, ये बहुत जरूरी होता है। कंपटीशन नहीं होगा तो कस्टमर को बहुत प्रॉब्लम फेस होगी। कंपटीशन ही क्या करता है, प्राइस को हमारे लेस करता है, डिक्रीज करता है। तो आर द अदर बिजनेस एंटिटीज दैट कम्पीट फॉर रिसोर्सेज एज वेल एज मार्केट। सही बात है, मार्केट के हिसाब से कंपटीशन शेप बिजनेस। कंपटीशन क्या करता है, हमारे बिजनेस को शेप देते हैं। अ स्टडी ऑफ कॉम्पिटेटिव सिनेरियो इज एसेंशियल फॉर द मार्केटर। कॉम्पिटेटिव सिनेरियो की स्टडी क्या होती है, एसेंशियल होती है मार्केटर के लिए। पर्टिकुलरली थ्रेट्स फ्रॉम कंपटीशन, थ्रेट्स होता है हमारे कंपटीशन से, ठीक है ना। इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, कोई डाउट इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। अगला ऑर्गेनाइजेशन। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज सेवरल नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट। काफी सारे ऐसे स्पेसिफिक एलिमेंट होते हैं जो किसी को नहीं पता होता ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अ सराउंडिंग दैट may affect its activities, उसकी एक्टिविटीज को भी इफेक्ट होता है। These consist of specific organization or group that are likely to influence an organization. These are कौन कौन से होते हैं, तो हमारे स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप्स होते हैं। जैसे ओनर हो गया, सही बात है। ओनर क्या होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, हैव अ मेजर, उनका सबसे मेन रोल होता है अपनी बिजनेस में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं और सब चीज को देखते हैं। अगला हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर फाउंड इन द कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज में फाइंड करते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं। इज चार्ज विद आउटसोर्सिंग ओवरसीइंग, हमारे उनकी देखरेख में करते हैं कि सारे वो कंपनीज के काम को कर सके और हमारे बिजनेस को रन सर्व करके बेस्ट सर्विस दे और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को बरकरार कर सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो होते हैं जो हाई लेवल अथॉरिटी के वर्कर होते हैं, ठीक है ना। अगला होता है एम्प्लॉय, जो असली काम करते हैं। एम्प्लॉय आर द पीपल हु एक्चुअली डू द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो हकीकत में काम करते हैं। दे आर द मेजर फोर्सेज विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो हकीकत में रियलिटी में होते हैं, ठीक है ना। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉय एम्ब्रेस द सेम वैल्यू एंड गुड एज ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर एम्प्लॉय गोल अचीव नहीं करेगा तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। जैसे मान लो कॉल सेंटर के एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉल सेंटर में क्या होता है, एक होते हैं एजेंट। एजेंट लेवल के लोग अगर अपने टारगेट्स में सेल पूरा नहीं करेंगे ना तो हायर लेवल के लोगों को भी सैलरी नहीं मिलेगी। तो मेन क्या हो गया, एजेंट्स हो गए। इनके पोस्ट लो होती है पर इनका काम सबसे ज्यादा यही होता है, ठीक है ना। अगला होता है मार्केट। मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लार्जर देन द कस्टमर, कस्टमर से बहुत ज्यादा होता है। मार्केट इज टू बी स्टडीड, उसको स्टडीड करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल साइज। एक्चुअली में मार्केट है किस चीज की और इसका साइज कितना है, इट्स ग्रोथ एंड प्रोस्पेक्टस एंड इट ऑल्सो अट्रैक्टिवनेस। इंपॉर्टेंट इशूज आर, कौन कौन से इशूज लेते हैं, जैसे कॉस्ट स्ट्रक्चर, कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या मार्केट की, प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट, प्राइस सेंसिटिविटी क्या हमारे मार्केट की। टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या हमारे मार्केट का। द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द मार्केट, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या हमारे मार्केट का। ये सब चीज हमें देखनी पड़ती है। अगला हमारा सप्लायर। सप्लायर क्या होता है, इट फॉर्म एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो एनवायरमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे माइक्रो एनवायरमेंट का। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, सर्विसेज। लार्ज कंपनीज रिलाई ऑन द 100 ऑफ सप्लायर। सही बात है, जितने ज्यादा सप्लायर होंगे उतने हमारी कंपनी के लिए फायदा रहेगा, पर सप्लायर इक्वल हमारा हमेशा इक्वल होनी चाहिए डिमांड के जितना। कि ऑब्वियस बात है, डिमांड जितनी होगी उतनी सप्लायर, खाली सप्लायर रखने से भी कोई फायदा नहीं होता। टू मेंटेन देयर प्रोडक्शन, सप्लायर विद देयर ओन बार्गेनिंग पावर इफेक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। कि ऑब्वियस बात है, सप्लायर अगर 100 रुपए मांगेगा तो हम 100 रुपए थोड़ी देंगे, हम बार्गेन करेंगे। बार्गेनिंग जितना कम से कम कर सके हमारी कॉस्ट उतनी ही कम हो जाती है, ठीक है ना। दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर फोर्स, ये मेजर फोर्स करता है विच शेप्स कॉम्पिटिशन, जो हमें कॉम्पिटिशन के बारे में बताता है इंडस्ट्री में। ऑल्सो ऑर्गेनाइज हैव टू टेक अ मेजर डिसीजन लेना पड़ता है ऑन आउटसोर्सिंग। कि अगर हम आउटसोर्स करते हैं तो मेजर डिसीजन सारे कौन लेता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेती है, इन हाउस प्रोडक्शन लेती है, डिपेंडिंग ऑन द सप्लायर एनवायरमेंट, कि हमारे सप्लायर का एनवायरमेंट किस तरीके से है, ठीक है। ये हमारा हो गया सप्लायर। अगला होता है रियलिटी बाइट। व्हाट इज रियलिटी बाइट, व्हेन यू परचेज अ पैकेट ऑफ बिस्कुट, जब आप पैकेट बिस्कुट खरीदते हैं एंड द कंपनी एक्चुअली मेकिंग द बिस्कुट इन एक्चुअल डिफरेंट, सही बात है, एक्चुअली अलग तरीके से बनाती है, ठीक है ना। तो तब होता क्या है कि ये मतलब कि सही बात है, कभी आप कुछ भी कर दोगे तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग साइज होता है। ये रियलिटी बाइट है हमारी, ठीक है ना। अगला होता है इंटरमीडिएटरीज। exert a considerable influence on the business. They can also be considered as a major determining force in the business. सही बात है, कोई भी बिजनेस, कोई भी एनवायरमेंट में काम करने के लिए इंटरमीडिएट्स का होना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं होंगे ना तो क्या होता है कि हमारी कंपनी ग्रो बहुत मुश्किल से करती है। तो यही जगह जगह जाके अलग अलग सेगमेंट में जाके हमारी कंपनी का नाम फैलाती है, ये बात बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगला होता है एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट, ठीक है। व्हाट इज एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है
ये हम पढ़ते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट एक पार्ट होता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, जहां पर हमें यह बताया जाता है विच इज लार्जली एक्सटर्नल टू द एंटरप्राइज, वो लार्जली एक्सटर्नल टू द एंटरप्राइज होता है, एंड दैट बियॉन्ड द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है एंड कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल भी करता है, बट विच एक्सर्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस ओवर इट फंक्शनिंग, इसकी जो फंक्शनिंग होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स पे होता है, ग्रुप्स पे होता है, एजेंसीज पे होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, इवेंट होता है, कंडीशन एंड फोर्सेस पे होता है, विद विच ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट इन द कोर्स ऑफ फंक्शनिंग, जो प्रॉपर तरीके से काम हो ही रहा है। तो मैक्रो की बात चलती है ना, तो हमेशा ग्रुपिज्म की तो बात होगी ही होगी, ये तो फिक्स है, ये तो आप बिल्कुल ध्यान से रखना कि जब भी क्या होता है कि हम देखें इंडिविजुअल्स हो गया, ग्रुप हो गया, एजेंसीज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इवेंट हो गया, मतलब सब इसमें ग्रुप्स, ये कोई अकेले की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा अगला पॉइंट है वो है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। तो 2 मिनट बच्चों, मैं पानी पी रहा हूं, तब तक आप देखिए। दो मिनट के लिए मैं कुछ देख रहा हूं इसमें। ठीक है, अगला डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। व्हाट इज डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट? देखो, डेमोग्राफिक शो डिनोट्स, डेमोग्राफिक डिनोट क्या करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन अ एरिया, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री। सही बात है, कैरेक्टर से बताता है पॉपुलेशन की। जैसे अब ये मैं समझाता हूँ व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स का मिक्सचर है। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, मैं बहुत सही समझाऊंगा। मान लो ये टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, शॉर्टकट लिख दिया। ये पढ़े, ये लिटरेट है, ये इलिटरेट है। लिटरेट में कितने हैं जो वर्किंग है और जो नॉन वर्किंग है? नॉन वर्किंग। अब वर्किंग में कितने ऐसे जो मैरिड है और जो अनमैरिड है? सब में आ जाएगा। अब मैरिड अनमैरिड में जो इस मैरिड में दोनों में सब में जो भी मैरिड होगा, इसमें ऐसे कितने हैं जो क्या जो है जो 10th पास है और जो 10th फेल है। इन 10th मार्क्स में बताओ कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे नहीं बच्चे हैं। तो इस तरीके से हम पॉपुलेशन को कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो समझा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है कि हमें पर्टिकुलरली सेगमेंट में देखना कि लोग कैसे और किस तरीके से रहते हैं और लोगों में क्या क्या फीचर्स है। तो ये फीचर्स है कि पढ़ा लिखा डिवाइड कर देना, मैनीफोल्ड डेटा बोलते हैं इसको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन एन एरिया, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री और इन द वर्ल्ड। इट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज रेस, कौन से हिंदू है, मुस्लिम है, एज, इनकम, एजुकेशनल अटेनमेंट, एसेट्स ओनरशिप, होम ओनरशिप, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड लोकेशन, सब कुछ। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, मतलब बिहारी, पंजाबी, मलयालम, बंगाली, ये सारे डाइवर्सिटी हो रही है। बेटर एजुकेशन, मोर वाइट कॉलर एंड मोर प्रोफेशनल पॉपुलेशन। सही बात है, आज को अच्छे एजुकेशन की वजह से ज्यादा जॉब हो चुकी है। जोग्राफिकल शिफ्ट इन पॉपुलेशन, बिहार से पंजाब जाके काम कर रहे हैं, पंजाब से बिहार में आके काम कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। अगला चेंजिंग हाउस होल्ड पैटर्न, आजकल घर झोपड़ी जैसे नहीं रह गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई है, ऐसे वैसे सोसाइटीज बन गई है, सोसाइटी बन गई ऐसे ऐसे। अगला चेंज इन एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, आज की जो एज स्ट्रक्चर है वो बदल गया, आजकल बूढ़े बूढ़े एक साथ काम नहीं करते, जवान भी काम कर रहे होते हैं। तो ये सारा फैक्टर हमारे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का, समझ आया आपको। अगला है पॉपुलेशन साइज, पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वाइल पॉपुलेशन साइज इटसेल्फ लार्ज और स्मॉल मे बी इंपॉर्टेंट टू कंपनी, सही बात है, दैट रिक्वायर अ क्रिटिकल मास ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। आजकल कंपनी को ये मैटर नहीं करता कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये मैटर करता है कि नॉलेज किसके पास कितनी है, और यही हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल दिखा जाता है कस्टमर का। चेंजेस इन द स्पेसिफिक मेकअप ऑफ अ पॉपुलेशन इज अ साइज में हैव इवन मोर क्रिटिकल इंप्लीकेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इन पॉपुलेशन साइज, एग्जाम्पल चेंज इन नेशन, अ बर्थ रेट और अ फैमिली साइज। ये बात भी सही है कि चेंज इन नेशन होता है बर्थ रेट और उसकी फैमिली साइज पे। इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल पॉपुलेशन, ये भी देखा जाता है। इफेक्ट ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन नेचुरल रिसोर्सेज ऑन फूड सप्लाई। ऑब्वियसली बात है, एक घर में अगर पांच बंदे रहते हैं और वहां 10 हो जाए तो ऑब्वियस बात है फूड सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना, कि कमाने वाले तो उतने ही होंगे ना, खाने वाले ज्यादा हो जाएंगे। अगला है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। Population shift from one region of a nation to the another, from non-metropolitan to metropolitan areas may have an impact on the company's strategic competitive issues that should be। सही बात है, गांव से उठ के लोग यहाँ पर आ रहे हैं
तो नॉन मेट्रोपॉलिटन से मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आ रहे हैं, उसकी वजह से क्या क्या इश्यूज आते हैं। द अट्रैक्टिवनेस ऑफ ए कंपनी लोकेशन में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट सपोर्ट। कि अट्रैक्टिवनेस है, मैं नॉन मेट्रोपॉलिटन क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है, इसीलिए कंपनीज में हैव टू कंसिडर रीलोकेशन इफ पॉपुलेशन शिफ्ट हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द एबिलिटी और क्वालिफाइड वर्कफोर्स। कंपनीज को गांव में शिफ्ट करना चाहिए, जिससे गांव के वो उठ के यहाँ पर ना आए। The concept of working at home and community electronic on the information highway have also been started in India. Work at home हमारे इंडिया में भी स्टार्ट हो चुका है, पर ये पहले हो जाना चाहिए था। अगला एथनिक मिक्स। एथनिक मिक्स क्या होता है? दिस रिफ्लेक्ट द चेंज इन द एथनिक मेकअप ऑफ ए पॉपुलेशन हैज इम्प्लीकेशन बोथ फॉर अ कंपनी। मतलब कि क्या होता है कि आजकल लोग पुराने तरीके से काम नहीं कर रहे, एथनिक मिक्स नहीं होना चाहिए कि मतलब कि हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, भी सबको अलग अलग तरीका बनाना चाहिए, नए अपनाना चाहिए काम का। कंपनी का एक पैटर्न होता है, हम उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। तो पोटेंशियल कस्टमर एंड फॉर द वर्कफोर्स इशू दैट शुड बी एड्रेस्ड इंक्लूड, उनका एक प्रॉपर एड्रेस्ड इंक्लूड होना चाहिए। जैसे मान लो कोई नेपाल से आया है, कोई भूटान से आया है, लोग अलग अपना अपना तरीका अपनाते हैं, हमें एक कंपनी का तरीका अपनाना चाहिए। तो रियलिटी बाइट क्या होता है कि रियलिटी का बाइट क्या, जो असली का मजा हकीकत में। शैम्पू कंपनी सेल देयर प्रोडक्ट इन बॉटल्स इन रेजिडेंशियल एरिया malls while the same product is sold in sachet in hostel rural area। सही बात है। This is done because in hostel or rural area the pocket money disposable income is less as compared to residential areas while people prefer buying in large quantity। बात बिल्कुल सही बोली है। कहीं पर सैशे बिक रही है, कहीं पर बॉटल्स बिक रही है, क्योंकि ये सबका अलग अलग तरीका होता है, डिफरेंट होता है खरीदने का, क्योंकि वहां पर पॉकेट मनी मिलती है, वहां पर वो खुद अर्निंग मेंबर करते हैं, ठीक है ना। अगला the income distribution. Changes in income distribution are important because changes in the level of individual and group purchasing power and discretionary income often result in the change in the spending and saving patterns। ये बात है भाई, किसी की अर्निंग 10,000 है, किसी की 40,000 है, किसी की 50,000 है, सबका अलग अलग खर्चा, अलग अलग तरीके से वो सेविंग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से खर्च कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कंपनी अपने अपने पैटर्न्स में आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज। वो कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर वो देखते हैं कि 10,000 वाले लोग एक एरिया में रह रहे हैं। अब 10,000 वाला कोठी वाले एरिया में तो नहीं रहेगा ना, अगर वो एक एरिया में रह रहे हैं तो वहां पर वो उस हिसाब से गुड्स बनाएंगे, वो महंगे गुड्स वहां नहीं भेजेंगे। तो यही उनको अपॉर्चुनिटीज को चेक करना पड़ता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द कंपनी इकोनॉमी इन विच अ कंपनी कम्पीट्स और मे कम्पीट। ये ऐसा डायरेक्शन होता है जहां पर कंपनी कम्पीट करती है और कंपनी कम्पीट कर चुकी है और वो करेगी। इंक्लूड जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन इन द रीजन एंड द नेशन, कंडीशन इन रिसोर्सेज मार्केट, ऐसी मार्केट कंडीशन में आ रही है, जैसे इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ इनपुट टू द एंटरप्राइज, देयर कॉस्ट, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लायर। वहां पर हम कॉस्ट, क्वालिटी एक एक चीज देखते हैं, जहां पर हमें सब एक एक चीजों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो फैक्टर दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये मैं पार्ट 4 में बनाऊंगा। तब तक के लिए काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके वीडियो को फैलाइए। ये वाला टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय।